हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रमिक्स में जो 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे आपके इकोनॉमी से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात की जा रही है आपके नवरत्न कंपनीज के क्राइटेरिया के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना इनमें से कौन कौन सी आपकी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं कि उस कंपनी के पास मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस होना जरूरी है अलॉन्ग विद द शेड्यूल ए लिस्टिंग। सेकंड में कह रहे हैं अलॉन्ग विद द अबव, उसके पास कंपोजिट स्कोर भी होना चाहिए 70 या 70 से ज़्यादा आउट ऑफ 100 मार्क्स इन द 7 सेलेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। तो ये आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं नवरत्न कंपनीज के क्राइटेरिया से रिलेटेड। कब उन्हें डिक्लेयर किया जाता है एज अ नवरत्न कंपनी, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि कंपनी के पास मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस होना चाहिए, साथ साथ शेड्यूल ए की लिस्टिंग होनी चाहिए। बट जो सेकंड में बात की गई है कंपोजिट स्कोर की, तो 70 का स्कोर यहाँ पे नहीं रखा गया है, ये आपका 60 का स्कोर रखा गया है और इसमें 7 सेलेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स नहीं है, ये आपके सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। ठीक है जी, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, उसके आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक चीजें जो वहां डिस्कस की गई वही यहाँ पे भी लिखी गई हैं। उसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स हैं कि साथ के साथ 3 एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पिछले 5 सालों में, और वो तो हमने बात कर ही ली 60 के बारे में, और 6 सेलेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। तो कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, वहां समझ लीजिए पैरामीटर्स लिखे हों, आपसे पूछ लीजिए बता दीजिए कौन सा आपका इनमें से पैरामीटर्स जो कि इंक्लूड किए जाते हैं जब आपका इस तरीके का कॉम्पोजिट स्कोर वहां पर कैलकुलेट किया जाता है। तो नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, मैन पावर कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज, तो इन सभी के स्कोर यहाँ पर लिखे गए हैं, कितना इसे रखा जाता है। ठीक है जी, उसके अलावा आपके बाकी 3 ये रहे। तो अभी करंटली आपके 16 नवरत्न कंपनीज हैं हमारे देश में। ठीक है जी, तो बेसिक से फैक्ट्स हैं जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पेमेंट्स बैंक। तो इस तरीके के बैंक्स के बारे में पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपकी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं ये ओपन कर सकते हैं दोनों ही डिमांड एज वेल एज टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स बोथ। ठीक है, सेकंड में कह रहे हैं इन्हें सेटअप किया जाता है एज डिफरेंशिएटेड बैंक्स। थर्ड में कह रहे हैं कि ये एक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स फॉर अदर बैंक्स। और फोर्थ में कह रहे हैं कि ये प्रोवाइड करेंगे पेमेंट्स और रेमिटेंसी सर्विसेज टू द माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट बात की गई है डिमांड अकाउंट के बारे में, तो इसमें आपके दोनों ही सेविंग्स एज वेल एज करंट आते हैं। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर ओपन किया जा सकता है। पेमेंट बैंक्स वैसे आपको रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए कौन से रहेंगे। एग्जांपल के तौर पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, आपका इंडियन पोस्ट का पेमेंट बैंक हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके इस तरीके के अकाउंट्स तो रहेंगे, बट टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स यहाँ पर नहीं रहेंगे। ठीक है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट किस तरीके के रहते हैं कि जनरली जिसमें पैसा पड़ा रहता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जब वो मैच्योर होता है तो वहाँ पर बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है। रहता ये एफडी की तरह ही है, बट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है जी, बट इस तरीके के आपके टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स यहाँ पर ओपन नहीं किए जा सकते। सेकंड में जो कहा गया है कि इसे सेटअप किया जाएगा एज डिफरेंशिएटेड बैंक्स, बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। दूसरी कौन सी कैटेगरी होगी, यूनिवर्सल बैंक्स होंगे जो कि कहीं पे भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या रहेंगे कि पर्टिकुलर किसी रीजन तक ही ये सीमित रहेंगे। थर्ड में कह रहे हैं ये एक्ट नहीं कर सकते एज द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स फॉर अदर बैंक्स, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, बिल्कुल यहाँ पर ये एक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, फोर्थ में बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव जो पेमेंट बैंक्स को लागू करने का यही था कि जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, हमारी लेबर वर्कफोर्स है, उनमें डिजिटल इंडिया की लहर वहां तक पहुंचे ताकि वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस करनी शुरू करें, उनका सारी चीज़ें डिजिटली रहें। तो वहीं से आपके पेमेंट बैंक्स वहां पर इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, और उसी के आधार पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज अलाउड हैं पेमेंट बैंक्स को। पहली बात तो आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट, दोनों ही सेविंग्स और करंट्स अप टू ₹2 लाख ओनली, बट नो टाइम डिपॉजिट्स। लेंडिंग एक्टिविटी किस तरीके की नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते, एटीएम और डेबिट कार्ड जरूर दे सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा एक्ट कर सकते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बाकी आपके किसी और बैंक के लिए या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है जी, फिर आपके जो पेमेंट बैंक्स रहेंगे यहाँ पर इन्हें भी रिक्वायर्ड रहेगा कि मेंटेन करें आपका CRR और SLR रेशोस। ठीक है जी, तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन पेमेंट बैंक्स के लिए भी। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने रखी थी, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी बताई गई। जैसे डिफरेंशिएटेड बैंक्स के बारे में आ गया, क्यों रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर रहती हैं कि उनके कहाँ पर जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी रह सकती हैं या फिर दोनों भी रह सकती हैं। उसके अलावा कौन से हुए आपके यूनिवर्सल बैंक्स,
ठीक है, जिनके बारे में आपको तो ऑलरेडी पता ही है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उभरते सितारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। यहाँ पर दी गई हैं आपको 2 स्टेटमेंट इससे रिलेटेड, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं आरबीआई द्वारा ये फंड सेटअप किया गया है, और सेकंड में कह रहे हैं जो आपको उभरते सितारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ये बेसिकली जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उन्हें पुश देने के लिए यहाँ पर रखा गया है, उसे लॉन्च किया गया है। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो ये आपका फंड है, ये आपका ज्वाइंटली यहाँ पर सेटअप किया गया है एक्सिम बैंक और जो आपका सिडबी बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो बेसिकली ये आपके इन्वेस्ट करेंगे इन द फंड बाय द वे ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी लाइक प्रोडक्ट्स इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज सेक्टर। तो बेसिक्स अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें क्या है इस पूरे फंड को यहाँ पर सेटअप करने का ऑब्जेक्टिव, तो वो यही है कि जितने भी आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज हैं उन्हें यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। ठीक है जी। तो ये जो फंड है इट इज एक्सपेक्टेड टू आइडेंटिफाई इंडियन एंटरप्राइजेस विद पोटेंशियल एडवांटेजेस बट विच आर करंटली अंडर परफॉर्मिंग और अनेबल टू टैप देयर लेटेंट पोटेंशियल टू ग्रो। कि अर्थात कि जो उन्हें लगता है, जो फंड यहाँ पर डिसाइड करेगा कि कौन कौन से ऐसे इंडियन एंटरप्राइजेस हैं जिनका बहुत स्कोप है कि वो बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं, बट वो उसे वहां पर टैप नहीं कर पा रहे हैं, फंडिंग की कमी है, तो वहां पर उन्हें ये फंड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें आपकी कोई भी स्कीम रहेगी, इस स्कीम के आधार पर आपकी जो भी कंपनी आइडेंटिफाई करेगी वहां पर उसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी। और बेसिक चीज़ें जो रहेंगी कि किस तरीके से आपके इक्विटी होगी, डेट होगी, टेक्निकल असिस्टेंस होगी, ये सभी चीज़ें वहां पर उन्हें प्रोवाइड की जाएगी उस तरीके के एंटरप्राइज को। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी चीज़ पूछी गई है जो कि इकोनॉमी का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी है, और हम देखें अगर पुराने पेपर्स को तो वहां पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहे हैं बताइए इनमें से कौन सा आपका ऐसा सेक्टर है जिसका सबसे ज्यादा वेट है इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स या फिर कोल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप मार्क कर सकते हैं, तो करेक्टली मार्क कीजिए, फिर जो भी इससे रिलेटेड डेटा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं दैट कंप्राइज ऑफ 40.27 ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो बेसिक सी क्या उनकी वेटेज है वो आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, और सबसे ज़्यादा इसमें से आपकी रिफाइनरी प्रोडक्ट की है जो कि है 28.04%। आपको वहाँ पर समझ लीजिए इस तरीके से पूछ लिया जाए कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए कि कितना उनकी जो वेटेज है वो बढ़ती या घटती है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इससे कम किसका आता है, यहाँ पर पावर का आता है। ठीक है जी, 19.85। फिर यहाँ पर आपका स्टील का आता है 17.92। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर कोल का आता है 10.33। तो ये आपको पता होने ज़रूरी है, थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है कि बेसिक से अगर हम देखें कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से यहाँ पर वेरी करता है आपका डेटा। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का फाइनल क्वेश्चन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। हमने पहले भी डिस्कस किया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट है तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 3-4 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। वैसे तो 3 स्टेटमेंट है, 4 तो आपकी नन ऑफ द अबव है। तो पहले में कह रहे हैं कि पब्लिश किया जाता है एनुअली इन जुलाई एवरी ईयर। सेकंड में कह रहे हैं बेस ईयर इसमें यूज किया जाता है 2017-18 का। और थर्ड में कह रहे हैं कि इट कंप्राइजेस 3 ब्रॉड पैरामीटर्स, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। रिसेंटली आपके करंट अफेयर्स में भी था, तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है कि बेस ईयर यहाँ पर 2017-2018 का नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई बेस ईयर यूज किया ही नहीं जाता। ठीक है जी। तो डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीआई द्वारा ये आपका यहाँ पर रखा गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, और अगर हम इसका स्कोर देखें, ठीक है जी, तो 53.9 यहाँ पर स्कोर रहा है एज कंपेयर टू द
मार्च 2017 का जहाँ पर 43.4 स्कोर रहा था। ठीक है जी। तो इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है जिसमें आपकी जितनी बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स होगी, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर, इन सभी को ही इनकॉर्पोरेट करते हुए डिटेल्स यहाँ पर तैयार की जाती हैं और उसे पूरा कैलकुलेट किया जाता है किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर किसी प्रकार का बेस ईयर यूज नहीं किया गया है। और इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये कैप्चर करता है इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि किस तरीके से जो हमारे बाकी सेक्टर्स हैं उनमें किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन की जा रही है। तो इसमें जो आपकी वैल्यूज रहती हैं 0 to 100 रहती हैं, जहां पर 0 रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन और 100 रिप्रेजेंट करता है फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है जी। तो 0 to 100 यहाँ पर रखा जाता है। पिछली बार जब आपको क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पर इसी के बारे में, स्केल के बारे में ही बात की गई थी। आपसे पूछा गया था कि बताइए 0 to 10 का जो स्केल है क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है जी। तो 3 ब्रॉड पैरामीटर्स यहाँ पर रखे गए हैं। एक्सेस 35% रखा जाता है, यूसेज 45% और क्वालिटी आपकी यहाँ पर 20%। ठीक है जी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है। और ये जो आपका इंडेक्स है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आई होप आपने यहाँ पर इसे करेक्टली मार्क किया हो। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। तो काफ़ी बेसिक और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और जिस तरीके से आप ऐसे ही डेली बेसिस पर अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी प्रिपरेशन का लेवल है आप उसमें भी अपना डिफरेंस खुद नोटिस कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ताकि जब भी आप प्री टेस्ट सीरीज या किसी भी तरीके का एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो वहां पर जो आपकी एक्यूरेसी है आप उसे इंश्योर कर सकें कि आप करेक्ट एक्यूरेसी के साथ वहां पर उन क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है जी। तो जैसे कि आपको पता ही ओपन मॉक टेस्ट स्लीपी क्लासेस द्वारा रखा गया था 3 अक्टूबर को, जिसमें दोनों ही आपके जीएस और सीसैट की ऑप्शन रखी गई थी। ठीक है जी। तो पहले तो ये 2 दिन एक ही दिन के लिए वहां पर रखा गया था कि एक ही दिन आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अब ये ओपन है 10 अक्टूबर तक। ठीक है जी। तो आप अगर आपने नहीं दिया है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक बार, तो ज़रूर जाइए इस ओपन मॉक टेस्ट को दीजिए ताकि आपको पता लगे आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। ठीक है जी। वेबसाइट पे जाके देखिए, आपको लिंक इजीली मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। वहीं बात करें हरियाणा के भाई बंधु जिनका रिसेंटली ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्लीपी क्लासेस उनके लिए लेके आया है जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पीएसआर एंड सोशियोलॉजी, इसके दोनों ही कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज यहाँ पर लाएगी, जिसका कोर्स एक साथ प्रोवाइड कर जाएगा उनकी सहूलियत के लिए ताकि अपने हिसाब से वहाँ प्रिपेयर कर सकें, और टेस्ट सीरीज जिसमें आपके दोनों ही सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। और यहाँ पर जो आपके 6 टेस्ट हैं जनरल स्टडीज़ के, तो यहाँ पर आपके FLTs रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर रहेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन आ चुकी है। एनुअल कैलेंडर देखें तो 12 दिसंबर की डेट सेट की गई है, तो कुछ ही समय बचा है आपके लिए प्रिपेयर करने का। तो स्लीपी क्लासेस आपके लिए लेके आया है क्रैश कोर्स, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे यहाँ पर सेट किया गया है। ठीक है जी। किया क्या जाएगा इसमें, जो आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, बिहार जीके हो गया, फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस हो गया, फिर आपकी बेसिक साइंसेज होगी जिससे काफ़ी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सभी को ही यहाँ पर कोर्स में इंक्लूड किया गया है। वेबसाइट पे आप जाके विजिट करें, आपको शेड्यूल मिल जाएगा, वहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।